सेक्शन 222 कहता है सबसेक्शन 1 में रेवेन्यू ऑफिसर में, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना किसी मामले से मुतालिक। यहाँ पे मामला कौन सा होगा? लैंड से कंसर्न। लैंड कौन सी? एग्रीकल्चरल लैंड। रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन whose attendance he considers necessary for the purpose of any business before him as a revenue officer। वो मानता है कि अगर किसी बंदे को जो बुलाया जाए, किसी बंदे को तो लैंड ओनर को बुलाया जाए, उसकी अटेंडेंस लाजमी है, एक मामला है उसकी जमीन से मुतालिक। ठीक है। सबसेक्शन 2 में अ पर्सन टू समन शैल बी बाउंड टू अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड इन द समन इन पर्सन। बाउंड होगा, वो उस बंदे को आना है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ऑर्डर जो है वो बाइंड करता है बंदे को, दूसरे बंदे को जिसको बुलाया गया है। इट्स अ समन सो अलोज बाय ऑथोराइज्ड एजेंट और लीगल, मतलब वो बंदा खुद पर्सनली बाउंड है कि वो आए, या अगर समन में ये चीज मेंशन की गई है कि उसका ऑथोराइज्ड एजेंट भी आ सकता है या लीगल प्रैक्टिशनर आ सकता है, तो वो भी आ सकते हैं। ये चीज लाजमी है। सबसेक्शन 3 को देखते हैं, द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी मैटर, मतलब सच बोलना है। फॉर एग्जांपल मुझे बुलाया गया है, मैं लैंड ओनर हूँ, मैं वहां पर गया, रेवेन्यू ऑफिसर ने मुझे कॉल किया। अब जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो मैं जो भी कहूंगा वो ट्रूथ कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं। अपॉन एनी मैटर रेस्पेक्टिंग which is examined or makes statements and to produce such documents। तो सब डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दिखाने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट? भाई मैं जमीन का ऑनर हूँ या नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट से रिलेटेड जो फोटोकॉपीज वगैरह जो भी हैं, मुझे सब वो दिखानी होंगी। एंड अदर थिंग रिलेटिंग टू एनी सच मैटर एज द रेवेन्यू ऑफिसर मे रिक्वायर, जो जो रेवेन्यू ऑफिसर कहेगा वो सब चीजें। सेक्शन 23 कहता है समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड। ये देन चले समन्स की कौन सी मैं आपको बताऊं। समन जो है वो सबसे पहला ये कि वो राइटिंग में होना लाजमी है। ऐसे नहीं कि ढोल बजा दिया, कह दिया कि ये समन है, अब आ जाओ, नहीं, राइटिंग में होगा। इन डुप्लीकेट, यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी फॉर द सेक ऑफ एविडेंस। डुप्लीकेट कॉपी क्यों? कि रेवेन्यू ऑफिसर फिर जो बाद में ये कह सके, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, और मैं जब मुझे पकड़ा गया और कहा गया कि तुम क्यों नहीं आए, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कह दूं कि भाई जो है मुझे समन तो दिया ही नहीं गया था, तो इस वजह से डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है एज एविडेंस, एज एन एविडेंस। ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी शैल बी सेंट टू पर्सन टू whom समन इज सेंट टू, इज टू बी सेंट। मतलब मुझे जो राइटिंग में समन सेंड किया जाएगा वो ओरिजिनल कॉपी नहीं होगी, वो डुप्लीकेट कॉपी होगी। डुप्लीकेट कॉपी मुझे सेंड की जाएगी, रेवेन्यू ऑफिसर डुप्लीकेट कॉपी मुझे सेंड करेगा और ओरिजिनल कॉपी खुद रखेगा। ओरिजिनल कॉपी बिकॉज ऑफ एविडेंस। इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट होगा, और उसके अंदर पर्पस मेंशन किया जाएगा कि किस पर्पस के लिए जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर कॉल कर रहा है। ठीक है। साइंड होगा, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी मतलब खुद जो है उस जो समन है उसको साइन करेगा। एंड सील इफ रेवेन्यू ऑफिसर है, अगर कोई सील है तो मोहर जो होता है ठप्पा वगैरह, अगर सील उस रेवेन्यू ऑफिसर को ऑथोराइज की गई है, उस ऑफिसर को अगर वो दी गई है सील, तो फिर वो सील्ड होगा। ठीक है। तो ये क्या था? ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी ये थी कि समन तो भले सेंड करे, वो तो आपका पावर है, मगर वो इन ये चीजें उसमें होनी चाहिए, राइटिंग में, डुप्लीकेट ऑफ पर्पस, साइन वगैरह जो होती है। सेक्शन 24 गोज इज मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। चलो ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर बुलाएगा, मगर अब जो बुलाएगा तो वो कौन कौन आ सकता है, फिर कौन कौन से बंदों को जो हाजिर होना है। सेक्शन को रीड करते हैं, फिर इसको हम सिंपली देखेंगे। ठीक है। देखें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो देखिएगा। अ समन इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल इफ प्रैक्टिकेबल, अब प्रैक्टिकेबल है तो बी सर्व्ड किसको होगा? पर्सनल, खुद। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, समन जो मुझे बुलाया जा रहा है किसी मामले से मुतलिक, मामला कौन सा होगा? लैंड से रिलेटेड। कौन सी लैंड? एग्रीकल्चर। मुझे बुलाया जाएगा, तो समन जो है वो प्रैक्टिकेबल अगर चाहे तो वो मुझे इशू होंगे ऑन द पर्सन टू whom इट इज एड्रेस्ड। अगर चाहे फेल हो रहा है, फेल हो रहे का मतलब मैं उन बंदों को नहीं मिल रहा, अब वो राइटिंग में जो समन है वो किसको सेंड करेंगे? वो ऑथोराइज्ड एजेंट को करेंगे, जो मैंने बता दिया है उनको कि ये फिलहाल जो है वो मेरा ऑथोराइज्ड एजेंट है, यू कैन सेंड दिस समन टू देम, टू हिम। अगर चाहे वो भी नहीं है तो फिर एन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ माय फैमिली, अगर जो मेरी फैमिली में कोई एडल्ट मेल मेंबर है तो उसको फिर सेंड किया जाएगा। सिंपल। टू में कहता है इफ सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो बात की गई है, मुझ पे सेंड किया जाएगा या मेरे ऑथोराइज्ड एजेंट या मेल फैमिली मेंबर, अगर ये नहीं हो सकता, ये तीनों ही नहीं मिल रहे, तो और इफ एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस इज रिफ्यूज, या फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंड किया गया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस समन को, मैं भाई ये क्या है, मैं नहीं आ रहा, या मैं कहूँ कि ये समन जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से नहीं आया है,
आप जो है वैसे झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं रिफ्यूज, मैं उसको रिफ्यूज कर दूं तो the summons may be served by affixing a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed। अब क्या होगा, वहां की कोई यूजुअल जगह हो या कोई लास्ट नोन प्लेस, वो जगह जहां पर मैं पहले कभी रहता था, वहां पर एफिक्स की जाएगी भाई, दीवार पे कहीं या कहीं पत्थर वगैरह पे, कोई आम जगह हो, चौक वगैरह पर, वहां पर एफिक्स की जाएगी उसकी कॉपी, ना के ओरिजिनल, उसकी कॉपी जो है वहां पर अब वो एफिक्स की जाएगी। या तो ये मामला होगा, या if that person does not reside in the district in which the land, sorry, in which the revenue officer is employed, and the case to which the summons relates has reference to land in that district। मतलब अब इसके अंदर ये बात हो रही है, पहले वाला मामला तो क्लियर है, अभी इसके अंदर बहुत, फॉर एग्जांपल अगर चे एक रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता ही नहीं हूँ, मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो फिर क्या होगा, मैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और जो मेरी जमीन जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अंदर मेन चीज ये है, मैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता मगर मेरी जमीन उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब रेवेन्यू ऑफिसर को मसला मेरी उस जमीन से है, तो अब समन जो है वो कहाँ जाएगा, कहा जाएगा। तो सबसेक्शन मतलब सब क्लॉज ए में कहा गया है, the summons may be served by sending it by post to the collector of the district in which that person है। सिंपल इसके अंदर ये बात कही गई है कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, अब वो रेवेन्यू ऑफिसर वहां के कलेक्टर को वो बाय पोस्ट जो है वो सेंड कर देगा, क्या, वो जो समन है, ठीक है, बाय पोस्ट जो उस बंदे को मतलब कलेक्टर को वो सर्व करेगा। फिर वही मामला जो है वो फॉलो होगा, क्या मामला के वो कलेक्टर मुझ पे पर्सनली सेंड कर दे या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट या मेल मेंबर को, सही है। क्लॉज बी में कहता है एफिक्सिंग ऑफ एंड, देखें कलेक्टर को तो सेंड करेंगे ही, मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता उसमें, कलेक्टर को तो समन्स वैसे ही सेंड होंगे, उसके साथ affixing a copy of the summons on some conspicuous place in or near the day wherein the land is situated। मैं भले ना हूं, मैं किसी और जिले में रहता हूं, मगर मेरी जमीन तो उसी जिले में है ना, जिस जिले में रेवेन्यू ऑफिसर ने समन को सेंड किया हुआ है। तो वहां पर कहीं कॉन्स्पिक्यूस, जहाँ कोई आसान जगह हो या कोई जो वो जगह जो लोगों के नजर में ज्यादा आती हो, वहां पर जो है एफिक्स की जाएगी उसकी कॉपी। सिंपल। सबसेक्शन 3, इफ द समन रिलेट्स टू अ केस इन व्हिच पर्सन हैविंग, इसके अंदर ये सिंपल बात कही कि बहुत ज्यादा मेंबर है, मतलब एक जमीन जो है, जमीन है कुछ एकड़, उससे उससे उसके लैंड ओनर जो है वो एक नहीं है, कुछ ज्यादा है। तो रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है, रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है कि वो उन सब में से किसी एक को जो है वो सेंड कर दे, या किसी को जो वो नॉमिनेट कर दे, उन बंदों को ही वो सिर्फ जो है वो समन सेंड कर दे। इसके अंदर सिंपल ये बात की हुई है। सबसेक्शन 4 में समन में इफ द रेवेन्यू ऑफिसर सो डायरेक्ट बी सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम्ड देयर इन ईदर इन एडिशन टू और इन सब्सिक्वेंट। इसके अंदर सिंपल बात ये है कि पोस्ट के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड जो पोस्ट है उसके थ्रू समन को सेंड किया जाएगा। ये लाजमी है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड किया जाए। उसके अलावा अगर कोई और सब्सटीट्यूशन एडिशन के अंदर कोई और है कम्युनिकेशन का मेथड, तो उसके थ्रू भी सेंड किया जा सकता है। When a summons is forwarded as aforesaid, the revenue officer may presume that the summons was served at the time when the letter would be delivered। मतलब उसके इसके अंदर ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर ये प्रिज्यूम करेगा कि अब जो है वो समन एट द टाइम, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे जो वो सेंड हो चुका है। अब आते हैं इसको कंक्लूजन में। देखें ये कहता है, फर्स्ट सबसेक्शन में हमने ये देखा, पर्सनली सेंड हो सकता है समन ऑथोराइज एजेंट पर या मेल मेंबर पर, ठीक है। सबसेक्शन 2 में अगरचे वो नॉट इफेक्ट हो रहे अंडर सेक्शन 1, मतलब इन पे नहीं हो सकता, ये बंदे हाथ ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा, ये वो मतलब हाथ ही ना आए या उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो रिफ्यूज हो जाए, तो फिर क्या होगा, एफिक्स की जाएगी उसकी कॉपी को किसी लास्ट नॉन प्लेस या कोई यूजुअल प्लेस जो है वहां पर उसकी कॉपी जो है सिंपल एफिक्स किया है। इसके अंदर सिंपल ये बात है। और अगर सपोज का ऐसा मामला है जहां पर वो बंदा उस जिले में नहीं रहता जहां पर रेवेन्यू ऑफिसर ने समन को सेंड किया हुआ है, और लैंड उसी जिले में रहे, जमीन उसी जिले के अंदर है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सेंड करेगा कलेक्टर को क्या समन, किस कलेक्टर को, उस कलेक्टर को जिसके डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ, मेरी जमीन तो वहां पर नहीं है मगर मैं वहां पर हूँ, तो उस कलेक्टर को सेंड किया जाएगा। और उसके साथ एंड याद रखिएगा, और उसके साथ एफिक्स की जाएगी कॉपी को, उस समन की कॉपी को कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर।
सबसेक्शन 3 अगर ये ज्यादा बंदे हैं तो जिसको नॉमिनेट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर उस बंदे को सेंड कर देगा समन। फोर्थ में थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट करेगा। और लास्ट में प्रिजम्पशन ऑफ टाइम में प्रिज्यूम करेगा, ये समझेगा रेवेन्यू ऑफिसर के उसको एट पर्टिकुलर टाइम जो है वो सेंड किया गया है, उसको जिस टाइम पर सेंड करना था उसी टाइम पर सेंड हो चुका है उसका। सिंपल। सेक्शन 25 मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी दे रहा हूँ। सेक्शन 24 और 25 में डिफरेंस ये है कि 24 में समन्स की बात की हुई है और 25 में इन सबकी नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन और कॉपी दे रहा हूँ। नोटिस जो है वो किसी केस के मामले में मामले में होता है, किसी भी केस हो गया हो उसको बुलाया जाए तो नोटिस सेंड किया जाता है। प्रोक्लेमेशन आगे देखेंगे हम। ऑर्डर तो डायरेक्ट किसी का फैसला कि ये फैसला हो गया, कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, तो उस फैसले को भी तो दायरे सर्विस तो करना है, तो बंदे तक पहुंचाना तो है जिसके खिलाफ या जिसके हक में हुआ हो ऑर्डर। अब ये क्या होगा, शेल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24। तो ये सब मामला 24 वाले तरीके के मुताबिक जो है वो फॉलो किया जाएगा। पर्सनली हो, ऑथोराइज एजेंट पर, डिस्ट्रिक्ट में ना हो तो फिर क्या होगा, तो ये चीजें। No such notice, order or proclamation or copy thereof shall be deemed void on account of any error in the name or designation of any person referred to. For example, मेरे ऊपर जो है वो मेरे मेरे पर्टिकुलर से फेवर में या खिलाफ उस नोटिस ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन को सेंड करना है, सर्विस मतलब मुझे मुझे पहुंचाना है। सिर्फ इस बुनियाद पर उसको वॉइड नहीं तस्वर किया जाएगा कि मेरा नाम उसके अंदर गलत लिखा गया है, वकास की जगह पर जो है वो डब्ल्यू की जगह पर वी लिख दिया हो, एस की जगह पर जो है सी लिख दिया हो। इसको सिर्फ मद्देनजर रखते हुए उसको वॉइड करार नहीं दिया जा सकता। या डेजिग्नेशन जो है वो उसको उसको मद्देनजर, मतलब मेरी जो प्रोफेशन क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा काम कोई गलत लिखा गया, हूँ लॉयर वहां पर डॉक्टर लिख दिया गया हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ उस बुनियाद पर इसको वॉइड करार नहीं दिया जा सकता। मगर अगर के उससे बड़ा कोई मसला हो रहा हो, सब्सटेंशियल इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर तो वो एक मसला है और फिर उसको वॉइड करार दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 26 मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, मतलब ऐलान करना। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान करना उस इलाके के अंदर। अब ऐलान मतलब उस बंदे को कोई रिपोर्ट पहुंचानी है, कोई जो है वो पर्टिकुलर से किसी रिलेटेड मैटर से जो है वो न्यूज देनी है, खबर देनी है, तो वो किस तरह दी जाएगी? इधर थ्रू ड्रम बीटिंग, वहां पर ढोल बजाया जाएगा भाई कि वकास की जमीन से मुतल्लिक ये मसला है या कुछ भी, या कोई और कस्टमरी मेथड। कस्टमरी मेथड में ये भी था कि मस्जिद के अंदर ऐलान किया जाता था। एंड एफिक्सेशन, एंड तो लाजमी है, देखें ये चीजें हो, ये तो चीजें मतलब ये हो या ये हो या मस्जिद के थ्रू ऐलान हो कुछ भी, उसके साथ एफिक्सेशन लाजमी है, कोई कॉन्स्पिक्यूस वहां पर प्लेस